स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ये आपका पेपर 5 के टॉपिक हैं। ठीक है, पेपर 5 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं करवा रही हूँ। तो इससे पहले की जो वीडियोस हैं और इससे पहले के जो पेपर्स हैं वो भी आ चुके हैं। उसकी कुछ वीडियोस बची हैं, वो मैं आगे कंप्लीट करवा दूंगी। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें आधुनिक काल की जो भी परिस्थिति रही है, उस समय की जो भी सामाजिक, राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी तरीके की जो परिस्थिति रही है उसके बारे में यहाँ हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी काल की जो परिस्थितियां होती हैं वो उस काल को दर्शाती हैं। ठीक है, उस समय के लोगों के विचारधाराओं को बताती हैं। ठीक है, उस समय के काव्य में वही चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, आंसर देखिए, आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है? 1850 ईस्वी से माना जाता है। देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह कहकर भले ही कुचल दिया, किंतु इसने देश में नई चेतना को जन्म दिया। तो देखिए, यहाँ पे 1857 की क्रांति सबसे ज्यादा मशहूर है। आप सभी को पता होगा कि असली जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी, जो आजादी की मांग की गई थी, भावनाएं जो मन में पैदा हुई थी, वो कब से शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे विद्रोह कह के कुचल दिया था, बंद कर दिया था, लेकिन इससे क्या हुआ था, पूरे देश में एक नई चेतना ने जन्म लिया था, यानी कि एक नई सोच ने जन्म लिया था, जो कि आजादी मांग रही थी। ठीक है, धीरे धीरे करके आजादी की लड़ाई में लोग जुड़ने लगे थे। अंग्रेजों के दमन ने बुद्धिजीवियों को झंझोर कर उनके तथाकथित सुशासन को की पोल खोल दी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी, गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश 1920 ईस्वी तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता के द्वारा किए गए संघर्षों की पृष्ठभूमि में ही आधुनिक काल के साहित्य को परखा जाना चाहिए। यानी कि देखिए, क्या क्या हुआ, अगर 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, यानी कि एक राजनीतिक पार्टी समाज में आई। ठीक है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी बाहर से पढ़ के आए थे, वकालत करके आए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि राजनीति में प्रवेश किया, कि आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। ठीक है, उसके इसीलिए वो कहते हैं। उसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो भारतीय जनता थी, ठीक है, उन्होंने भी अपने जो भी संघर्ष थे उनकी पृष्ठभूमि हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि बहुत से लोग थे जो कि आए और उन्होंने स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें योगदान दिया था। ठीक है, तो इसी से हमारे साहित्य को परखा जाना चाहिए। आगे देखिए, इस काल में सामाजिक दृष्टि से भी अनेक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, जिन्होंने जनता को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। ठीक है, यानी कि सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत से आंदोलन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेंगे। बहुत से आंदोलन किए गए जिन्होंने जनता को क्या किया था, व्यापक स्तर पर, यानी कि बड़े स्तर पर प्रभावित किया था। इसका विवरण इस प्रकार है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, स्वामी दयानंद स्वामी ने आर्य समाज की, और मैडम ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का भी जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि उस समय पे जो नई नई स्थापनाएं हो गई थी, ब्रह्म समाज की हुई, प्रार्थना समाज की, रामकृष्ण मिशन की, आर्य समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, इन सब की अलग अलग स्थापना की गई। ठीक है, उसके अलावा जो महर्षि अरविंद थे उन्होंने क्या किया, आध्यात्मिक और दार्शनिक अपने विचार जो है वो जनता को दिए, जिससे कि जनता पे प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन सामाजिक आंदोलनों ने विधवा विवाह, सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक, जाति प्रथा में स्थिरता, यानी कि जाति प्रथा को खत्म करना, ठीक है, अछूत धार जैसे सामाजिक सुधारों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। यानी कि उन्होंने क्या क्या किया, देखो, विधवा विवाह को खत्म किया, वो विधवा विवाह को शुरू किया। ठीक है,
क्योंकि पहले विधवा विवाह नहीं होते थे, बल्कि विधवाओं को क्या कर दिया जाता था, सती कर दिया जाता था, है ना। तो सती प्रथा पे रोक लगाई, बाल विवाह पे रोक लगाई, जो बच्चों की शादी करवा दी जाती थी। उसके अलावा जाति प्रथा में स्थिरता लाई, यानी कि जाति प्रथा को खत्म करने में अपना योगदान दिया। अछूतोद्धार यानी कि वो जो छुआछूत होती है उसे खत्म किया। इस अनेक ऐसे ही सामाजिक सुधार के जो कार्य थे वो उन्होंने किए। और तत्कालीन साहित्यकारों ने भी इन विषयों पर साहित्य की रचना की थी। देखिए उस समय के जो भी साहित्यकार थे, समाज में जो भी स्थिति चल रही थी उसी के बारे में वो भी लिखते थे, तो उन्होंने भी इन विषयों पर साहित्य की रचना की थी। ठीक है, इसी काल में अंग्रेजी ढंग से स्कूल कॉलेजों की स्थापना भी हुई। भारतीय बुद्धिजीवी अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए और नए नए विषयों का समावेश साहित्य में होने लगा। कविता को दरबारी परिवेश से तथा अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन से मुक्ति मिली। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि अंग्रेजी ढंग से जो भी स्कूल और कॉलेज थे उनकी स्थापनाएं शुरू हो गई थी। उसके अलावा भारतीय बुद्धिजीवी अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। बुद्धिजीवी यानी कि भारतीय लोग जो थे, जो कि समझदार लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या हुआ, अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में भी आने लगे। ठीक है, मतलब इंग्लिश को भी पढ़ने लगे और नए नए विषयों का भी समावेश साहित्य में होने लगा। ठीक है, यानी कि नए नए विषय भी साहित्य में आने लगे। कविता को दरबारी परिवेश से, यानी कि दरबार में पहले कविता कही जाती थी, तथा अलंकरण यानी कि अलंकार, चमत्कार प्रदर्शन और पांडित्य प्रदर्शन से मुक्ति मिल गई थी। ठीक है, काव्य भाषा के पद पर दीर्घ समय से प्रतिष्ठित ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठा मिली। यानी कि पहले काव्य की भाषा कौन सी थी, ब्रजभाषा थी, और अब काव्य की भाषा कौन सी हो गई थी, खड़ी बोली हो गई थी। ठीक है, साहित्य का सरोकार जन आकांक्षाओं से जुड़ने लगा था। अब देखिए यहाँ पे राजनीतिक परिवेश देखते हैं। सबसे पहले वहां की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी। अंग्रेज पहले व्यापारी थे और बाद में शासक बन गए। जैसे कि हमें पता है कि अंग्रेज क्यों आए थे भारत में, व्यापार करने आए थे, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हमारे देश पे शासन कर लिया। उसमें धन लिप्सा, यश लिप्सा एवं अहम की लिप्सा सदैव बनी रही। धन लिप्सा क्या, धन का लालच, यश लिप्सा, यश का लालच, और अहम लिप्सा, अहम का लालच उनमें सदा बना रहा। वे भारतीयों के साथ उसी प्रकार नहीं घुल मिल सके जैसे मुगल शासक घुल मिल गए थे। देखिए मुगल शासक क्या था, भारतीयों के संग घुल मिल गए थे। मुगलों ने भी यहाँ पे शासन किया, लेकिन वो भारतीयों के संग घुल मिल गए थे। इसलिए आज भी हमें यहाँ पे मुस्लिम देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, उनमें जैसे धन लिप्सा, यश लिप्सा, अहम लिप्सा की जो भावना थी उसके कारण वो भारतीयों से कभी घुल मिल ही नहीं पाए। इसलिए आज भी हमें यहाँ पे अंग्रेज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, 1757 ईस्वी में अंग्रेज बंगाल पर कब्जा करके धीरे धीरे देश की अन्य रियासतों को हड़पने लगे। विगेन हेस्टिंग्स और बेलेजली ने अंग्रेजी सत्ता के विस्तार में सर्वाधिक योगदान दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हिंदुस्तान के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों की निरंकुश सत्ता थी। 19वीं सदी से मतलब 19वीं सदी की जो शुरुआत थी उसमें हमें हिंदुस्तान के अधिकांश ज्यादातर भागों में अंग्रेजों की सत्ता देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी हड़प नीति के अंतर्गत किसी न किसी बहाने से देसी राजाओं को राज्य से बेदखल कर अपने राज्य का विस्तार किया और विजित क्षेत्रों में अपनी ढंग की व्यवस्था लागू की। यानी कि उन्होंने क्या किया, किसी न किसी बहाने से जो राजा थे उन्हें हटाया और उसके जगह पर अपने राज्य का विस्तार किया, और जो भी राज्य वो जीतते थे उसे क्या है, वो अपने ढंग से अपनी व्यवस्था उसमें लागू कर देते थे। ठीक है, आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का व्यापक प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ा। अंग्रेजों की दमन नीति एवं अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जो लावा भीतर सुलग रहा था उसकी परिणति 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई। यानी कि देखिए अंग्रेजों के लिए जितने भी उनका जो अन्यायपूर्ण शासन था, उनका जो हम पे अत्याचार था, उस सब क्या था, उस सब का जो लावा हमारे अंदर सुलग रहा था, यानी कि उस सब के लिए जो हमारे अंदर गुस्सा था वो सब कहाँ निकला, 1857 की क्रांति में सामने आया था। वह कुछ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, अपितु स्वतंत्रता की चिंगारी थी। 1857 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1947 ईस्वी तक का इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति का इतिहास है। यानी कि देखिए 90 साल ये हमारा इतिहास हमें देखने के लिए मिलेगा। 90 साल हमें लग गए आजादी लेने में। ठीक है, क्योंकि जब 1857 में हमने पहली बार जो विद्रोह किया था उसके बाद हमें आजादी मिली 1947 में। यानी कि 90 साल का जो समय है, 90 साल का जो इतिहास है वो हमें आजादी लेने में ही लग गया। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। तिलक के प्रवेश ने इसमें राष्ट्रवाद को जन्म दिया। 1875 ईस्वी में
बंग भंग कानून का विरोध किया गया। क्रांतिकारी दल का गठन हरदयाल, रासबिहारी घोष, अरविंद, यतीन्द्रनाथ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार का तख्ता पलटने का अपने ढंग से प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो भी क्रांतिकारी दल थे उनका गठन किया, अलग अलग क्रांतिकारी दल बनाए गए। ठीक है, और उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज सरकार का तख्ता पलटना यानी कि अंग्रेज सरकार को हटाने का अपने अपने ढंग से प्रयास किया। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसमें अंग्रेजों ने सब्जबाग दिखाकर अनेक भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त किया, किंतु 1919 ईस्वी में गोलट एक्ट पास कर पुलिस को असीमित अधिकार देकर नागरिक स्वतंत्रता का निरर्थक बना दिया। जनता के प्रतिक्रिया स्वरूप उग्र आंदोलन किए और अंग्रेजों की निर्मम गोलियां जनता के सीने को छलनी करने लगी। देखिए क्या हुआ था, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय पे बहुत से भारतीय नेताओं का सहारा लिया गया, भारत से बहुत से लोग भेजे गए और इस आंदोलन में भाग दिलवाया गया, मतलब विश्व युद्ध में भेजा गया उन्हें। ठीक है, तो उस समय पे क्या किया, अंग्रेज बहुत अच्छे बन गए और उन्होंने भारतीय नेताओं का सहयोग भी लिया था। ठीक है, उसके बाद लेकिन क्या हुआ, जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद 1919 में गोलट एक्ट को लागू कर दिया गया। ठीक है, जिसमें कि क्या है कि पुलिस को असीमित अधिकार दे दिए गए, जिसमें कि क्या कहते हैं, उसने किसी को भी दल बना के बातचीत करना मना था, और उसके अलावा उन लोगों को बिना रिहाई के, बिना किसी भी दलील वगैरह के जेल में बंद कर दिया जाता था, उन्हें वजह भी नहीं बताई जाती थी। तो ये पुलिस के कुछ अधिकार बना दिए गए थे। ठीक है, और जब इसका विरोध किया गया था, तो उस विरोध के बदले जो भी आंदोलन किए गए, छोटे मोटे आंदोलन थे, उसके बदले में क्या किया, अंग्रेजों ने निर्मम गोलियां चलाई और जनता के सीने को छलनी कर दिया। यानी कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1919 ईस्वी में होने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो कि अमृतसर में हुआ था जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, जनरल डायर ने निहत्थे जनता पर गोलियां बरसा के 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन को सत्याग्रह, असहयोग, सत्य, अहिंसा एवं प्रेम की नवीन हथियारों से लड़ा गया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजन की त्रासदी भी झेलनी पड़ी। भारत एवं पाकिस्तान के निर्माण से तथा व्यापक स्तर पर हुए दंगों ने देश को रक्त रंजित कर दिया। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ था कि हमें विभाजन की त्रासदी को झेलना पड़ा था, यानी कि भारत और पाकिस्तान जो था उसका बंटवारा हो गया था, उसे अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, और बहुत से जो दंगे फसाद उस समय हुए थे जब विभाजन हुआ था, तो उस समय क्या है, हमें देश को रक्त रंजित कर दिया गया, यानी कि देश में बहुत ही रक्त बहाया गया था, एक दूसरे से आपस में लड़ाई की गई थी। स्वाधीन भारत से लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी, किंतु राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं बढ़ती समस्याओं के कारण जनता का मोह भंग हो गया। यानी कि जो स्वाधीन भारत था, मतलब आजादी के बाद लोगों की जो अपेक्षाएं थी बहुत कुछ थी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जो भ्रष्टाचार और जो भी बढ़ती समस्याएं हुई, उसके कारण जनता का जो मोह था वो भंग हो गया। यानी कि उनके मन में जो भी था ना कि ऐसा होगा, ये सब भंग हो गया। नेताओं ने राजनीति को व्यवसाय बना दिया था, राजनीति का अपराधीकरण हुआ तथा संस्थाओं की मर्यादाएं भंग हुई। संसद, विधानसभा एवं न्यायपालिका के आचरण पर भी उंगली उठने लगी। यानी कि संसद, विधानसभा जो थी, न्यायपालिका यानी कि कोर्ट वगैरह जो थे, ठीक है, उन सबके आचरण पर भी उंगली उठने लगी। लोकतंत्र मजबूत हुआ, किंतु राजनीति के अपराधीकरण ने ऐसे लोगों को ऊंची कुर्सियां प्रदान कर दी जिनका आचरण संदेशग्रस्त था और जनता उन्हें अपने आदर्श कहने में संकोच करती थी। ठीक है, आगे देखिए, सत्ता के दलालों ने जनता को भरपूर लूटा। भले ही आज भारत विकासशील राष्ट्रों में सर्वोपरि हो, पर उसकी वह पुरानी साख कायम नहीं रह सकी। आगे देखिए, आर्थिक परिवेश यानी कि आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी। अंग्रेजों का शासन लूट नीति पर आधारित था। हमारे देश की समाज व्यवस्था इस प्रकार की थी कि हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था, किंतु अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए देशी व्यवसायों एवं कुटीर उद्योगों को समूल नष्ट कर दिया। मतलब जो भी देशी व्यवसाय और कुटीर उद्योग थे उन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया था। औद्योगिकरण के नाम पर देश को आर्थिक पराधीनता में जकड़ लिया गया था। अंग्रेजों के काल में विकसित जमींदारी प्रथा ने किसानों का शोषण किया। कृषि और उद्योगों में पूंजीवाद का बोलबाला हो गया। श्रमजीवी जनता शोषण के शिकंजे में फंसती चली गई। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन इसी शोषण से मुक्ति पाने का कारगर उपाय था।
स्वतंत्रता के बाद देश पूंजीवादी व्यवस्था के शिकंजे में फंसता गया, जिसमें समाज की विषमता बढ़ती गई। समाजवाद के नारे भले ही लगाए गए, पर आज भी देश में पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ रही है और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जनता को कई क्षेत्रों में इनका लाभ मिला, पर बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बेरोजगारी ने आर्थिक विकास को उस स्तर तक नहीं पहुंचने दिया जिस स्तर पर उसकी आशा की गई थी। इसके बाद देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश, यानी कि समाज का जो समाज और संस्कृति का जो उस समय का हाल था, जो भी उस समय की परिस्थिति थी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आधुनिक काल में हुए विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर व्यापक प्रभाव डाला। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया। केशव चंद्र ने प्रार्थना समाज के द्वारा तथा स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के द्वारा भारतीय संस्कृति की नवीन व्याख्या की। बाल विवाह का विरोध किया गया। अंधविश्वासों से मुक्ति के लिए शिक्षा की अनिवार्यता समझाई गई। जाति प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध करते हुए स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया। अनाथ आश्रमों, स्कूलों की स्थापना, अछूतधार के लिए किए गए प्रयासों का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की धर्म सभा में व्याख्यान देकर हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा पाश्चात्य देशों में भी स्थापित की। आगे देखिए, उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने जाति प्रथा का विरोध, अछूतधार एवं विधवा विवाह की दिशा में सराहनीय कार्य किए। धर्म के सच्चे स्वरूप की व्याख्या तथा राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करने में भी इनका योगदान सराहनीय है। श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परचम लहराया। मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलनों का श्रेय सर सैयद अहमद बरेलवी एवं सर सैयद अहमद खां को है। इन्होंने क्रमशः बहावी आंदोलन एवं अलीगढ़ आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, कौन है ये? सर सैयद अहमद बरेलवी और सर सैयद अहमद खां, इन्हें बहावी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करने में इनका विशेष योगदान रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत यद्यपि हमारी कुछ समस्याओं का समाधान हुआ तथा जाति प्रथा का जहर हमारी नसों में विद्यमान है, बेरोजगारी पर अंकुश नहीं लगा, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है तथा भ्रष्टाचार ने हमारी जड़ें खोखली कर दी है। आगे देखें, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का दर्पण है, यानी कि साहित्य जो होता है ना, वो जनता के मन की बात बताता है, उनकी उस समय चित्तवृत्ति यानी कि उनका जो स्वभाव है, उनकी जो सोच है, उसके बारे में बताता है। अतः आधुनिक काल के साहित्य में हमें जो प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं वह इन्हीं परिस्थितियों की देन है। इसे निसंकोच स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।